अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मनाहिल सरफराज और आप एपिक्स न्यूज़ देख रहे हैं। एपिक्स न्यूज़ के डेली राउंडअप में खुशामदीद। वीकेंड जनाब गुजर चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपका भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए तो ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा है। जनाब अब क्या ही बात करें, हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर और सब लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन ये मसाइल तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो किसी के लिए भी साजगार नहीं है। अभी अगर पेट्रोल की कीमतों की हम बात करें तो वो सूरत हाल आपके सामने और रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से नई पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनका ऐलान किया जाता है। और पाकिस्तान में माल बरदार गाड़ियों की पहिया जाम हड़ताल जो है उसको दूसरा रोज़ शुरू हो चुका है, लेकिन इस हड़ताल का असर सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स तक ज़ाहिर महदूद रहने का खदशा नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़ा गाड़ियों की बड़ी तादाद सड़कों से जो है वो हट चुकी है। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। अड्डों से गाड़ियां जो हैं उनका भी जो है वो कमी देखने में आ रही है और उनके मुतालबात हैं जिसके हक़ में वो एहतजाज कर रहे हैं। असल मसला ये है जनाब कि पाकिस्तान में एशिया ज़रूरियत, सनती हान माल और तैयार मसनूआत की एक बड़ी मिकदार सड़कों के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर और बंदरगाहों तक जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच रही है। और अगर ये पहिया जाम हड़ताल ज़्यादा अरसे तक रहती है तो सवाल ये नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टर्स का काम बहाल हुआ है या नहीं, बल्कि ये होगा कि सप्लाई चेन के असरात जो हैं वो कहाँ तक जाते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का सबसे बड़ा एतराज़ डीजल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाला रद्दोबदल है। उनका कहना है कि जब तक ईंधन की कीमतों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किया जाता रहेगा, जब तक ईंधन की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होगी, तब तक ट्रांसपोर्टर्स के किराए और कारोबार की लागत का अंदाज़ा लगाना ज़ाहिर है उनके लिए मुश्किल होगा। इसके साथ टूल टैक्स 7% विद होल्डिंग टैक्स, भारी जुर्मानों, गाड़ियों की जब्तगी और बाज़ लाइसेंस जो है उससे मुतल्लिक़ कवानीन पर भी ट्रांसपोर्टर्स ने जो एतराज़ात हैं वो उठाए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा ये है कि डीजल की कीमतों का तयन रोज़ाना के बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए, टूल टैक्स में रिलीफ दिया जाए और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को जो है वो कम किया जाए। इसके अलावा 10 व्हीलर गाड़ियों के वजन की हद, हैवी ट्रैफिक लाइसेंस और भारी ट्रैफिक जुर्मानों समेत मुतअद्दिद मामलात भी इनके चार्ट ऑफ डिमांड में शामिल हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला है और ईंधन की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो रद्दोबदल है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कीमतों की जो शफाफियत है उसको बरकरार रखना है। यानी तनाज़ा सिर्फ एक टैक्स का या एक कीमत का नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी ट्रांसपोर्टर्स के जो है वो हुकूमत से बहुत सारे मुतालबात हैं। अब सवाल ये भी है कि बढ़ती हुई ऑपरेशनल लागत का बोझ कौन उठाएगा? ट्रांसपोर्टर्स उठाएंगे, हुकूमत उठाएगी या फिर आम शहरी? और अगर फिलहाल मुज़ाकरात से नाज़रीन फौरी हल नहीं निकलता तो इस हड़ताल की असल कीमत जो है वो अगेन आम शहरियों को और जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने वाला तबका उसको ही होगी। और फिलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो ट्रांसपोर्टर्स हैं रोज़मर्रा सरगर्मियाँ उनको मुअत्तल कर दी है। अब जनाब देखना ये होगा कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात पहिया जाम हड़ताल कब खत्म होती है। या मक्का मुकर्रमा में सिर्फ एक दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुए, बल्कि खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के दरमियान 3 अहम ममालिक ने एक दूसरे के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी खतरात पहले ही ज़्यादा हो चुके हैं और सऊदी अरब खुद भी हालिया अरसे में मुख्तलिफ इलाकाई हमलों का सामना कर चुका है। मुआहदे की सबसे अहम शिक यह है कि तीनों ममालिक में से अगर किसी एक मुल्क पर भी हमला होता है तो वो तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी इस मुआहदे का बुनियादी तस्वुर ये है कि किसी एक मुल्क की सलामती को सिर्फ उसका मसला नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो मुश्तरका खतरा समझा जाएगा। यही वो नुकता है जिसकी वजह से तुर्की के वजीर खारजा ने इसे नेटो के इज्तिमाई दिफा के असूल यानी आर्टिकल 5 से तकनीकी तौर पर मुवासिल करार दिया। ताहम तुर्की ने वाज़ेह किया कि इसका मकसद किसी भी एक का मुल्क के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं है। ताहम तुर्की का कहना है कि यह मुआहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं है। इस मुआहिदे को समझने के लिए तीनों ममालिक की अपनी अपनी पोजीशंस हैं जिनको देखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर बात की जाए सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के पास खित्ते में मुआशी, सियासी और मजहबी असर व रसूख है। तुर्की के पास एक बड़ी दिफाई और जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी है, जबकि पाकिस्तान के पास एक तजर्बाकार फ़ौज और कई दहाइयों पर महीद सऊदी तहफ़ाई ताउन का तजुर्बा है। इसलिए शराकतदारी सिर्फ फ़ौजी ताकतों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि 3 मुख्तलिफ इलाकाई सलाहियतों को एक मुश्तरका सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करना है। और इस मुआहिदे की एक और अहम बात है वो ये है कि इसके लिए सिर्फ सरबराहान की सतह पर मुलाकात काफ़ी नहीं रखी गई, बल्कि इसके तहत एक वजारती कमेटी और सऊदी अरब में एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा, जबकि मुआहिदे की अमली तफसीलात आइंदा इजलासों में तय की जाएंगी। यानी असल सवाल अब ये नहीं है कि मुआहिदे पर दस्तखत
हो गए हैं या नहीं हुए। ये मुआहिदा मुश्तरका फ़ौजी मशकों, दफ़ाई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और हकीकी सिक्योरिटी ताउन में तब्दील होता नज़र आएगा और इसका एक मुमकिना बड़ा असर ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल में इस दायरे को मज़ीद ममालिक तक बढ़ाया जाए। तुर्क सदर ने यह कहा है कि शराकत दारी की वसअत को बढ़ाने का इम्कान है। इसलिए मक्का मुआहिदे को सिर्फ 3 मुल्कों का दिफाई पैक्ट कहना शायद काफ़ी नहीं होगा। और ये एक ऐसे वक्त में सामने आने वाली सिक्योरिटी शराकत दारी है जब हित्ते के ममालिक अपने दिफा, इलाकाई खुद मुख्तारी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि किस तरह से इस मुआहिदे के तहत जो ममालिक हैं, तीनों ममालिक, वो मुस्तकबिल में किस तरह से एक दूसरे के साथ ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से उम्मत मुस्लिमा इससे फ़ायदा हासिल करती है। जनाब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। बात अगर की जाए कराची की करें, लाहौर की करें, किसी भी सूबे की करें, वहाँ पर आए रोज़ जिस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात और जिस तरह से ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों और कभी डोमेस्टिक वायलेंस और कभी कई मसाइल हमारे सामने आ रहे होते हैं। और पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो बारहा अपने बयानात में ये बात दोहराती हैं कि जो ख़वातीन हैं वो उनकी रेड लाइन है। ख़वातीन के लिए बहुत सारे काम भी करती हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी लाती हैं और उन्हीं की रेड लाइन को जब उन्हीं के इदारे के लोग क्रॉस करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ हमें ऐसा कोई एक्शन नहीं देखने को मिलता कि ये कहा जाए कि मुस्तकबिल में ये वाक़यात नहीं होंगे या रुक सकते हैं। आपको यकीनन याद होगा, अभी हमने पिछले प्रोग्राम में जब बात की थी किस तरह से कराची और फिर लाहौर में जो है वो कराची में चंद माह की बच्ची के साथ ज़्यादती का वाक़या और फिर किस तरह से लाहौर के थाना गाज़ियाबाद की हदूद में एक चंद साला जो 14 से 15 साल बच्ची जिसकी उम्र बताई जाती है जो कि ज़हनी माजूर थी, उसके साथ पुलिस स्टेशन की हदूद में किस तरह से ज़्यादती की जाती है। और अभी वही गम मौजूद था, अभी हम लोग उसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे, वही एक चीज़ जो है वो भी पाकिस्तानी नहीं भुला पा रहे थे और हर वो इंसान के जिसके दिल में दर्द मौजूद है इंसानियत के लिए। और इसी सारी सूरत हाल के दौरान जो है वो अभी उस वाक़े को जनाबे वाला सिर्फ़ और सिर्फ गुज़रे थे चंद दिन और जनाब अभी चंद रोज़ इस वाक़े को गुज़रे थे जब थाना गाज़ियाबाद की हदूद में एक बच्ची के साथ ज़्यादती के वाक़या पेश आया और किस तरह से पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया गया। और अभी उसको इतने ही दिन गुजरे और जनाब फिर से लाहौर में एक मरतबा फिर जो है एक और वाक़या सामने आया है जिसमें फिर से पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। और अब जो वाक़या पेश आया वो लाहौर के थाना टाउनशिप की हदूद में आया जहां 2 ख़वातीन अनमोल और आमना जो कि चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों ख़वातीन को एक शहरी की 15 पर कॉल और सामने आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके बाद हिरासत में लिया गया और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने किसी बुज़ुर्ग खातून की बालियाँ चुराई थी। लेकिन फिर दोनों ख़वातीन को पुलिस की तहवील में जो है वो तबीयत ख़राब होने का कहा गया और फिर कुछ टाइम बाद ये कहा गया कि वो दोनों ख़वातीन इंतकाल कर चुकी हैं। और अगर बात की जाए पुलिस की मौक़िफ़ की तो पुलिस ने साफ़ मौक़िफ़ एहतियार किया है जी, दोनों ख़वातीन मंशियात इस्तेमाल करती थी और मुमकिन तौर पर किसी जहरीली चीज़ या गोली के खाने के बायस जो है उनकी हालत ख़राब हुई और वो इंतकाल कर गई। दूसरी जानिब जो है लिहाना है उन्होंने तो ज़ाहिरीन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें फ़िलहाल जो ये बात है उसको यही कहा जा रहा है कि वो तबई मौत थी। लेकिन अगर आपने यकीनन इस वाक़े की बहुत सारी फुटेजेस आपके सामने आई होंगी, आपने उनको देखा होगा जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि 2 ख़वातीन थाने में मौजूद हैं और वहाँ पर कोई फ़ीमेल पुलिस एहलकार मौजूद नहीं हैं और जो उस थाने में मौजूद मर्द हजरात हैं वही उन ख़वातीन की तफ्तीश कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं कि एक तो ख़वातीन को हिरासत में लिया गया और क्या जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो क्या उनकी जो सेहत है उसका कोई तिबी मुआयना किया गया। और फिर ये भी बात सामने आती है कि अगर तबीयत जो है वो उनकी ख़राब थी तो फिर उनका इलाज बर वक्त क्यों नहीं किया गया। और इसी तरह जनाब ये भी जानना ज़रूरी है कि ख़वातीन से तफ्तीश के दौरान अक्सर हम देखते हैं कि खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं होती। पिछले लाहौर के वाक़े में यही सीन था और क्यों किसी भी कानूनी तरीक़ाकार पर अमल दरामद नहीं किया जाता और फिर एंड पर आकर ये कह दिया जाता है कि जी ख़वातीन नहीं दाखिल हो सकती मगरिब के बाद थानों में। क्या ये हल है इन मामलात का और क्या इस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे इदारे हैं वो ख़वातीन को प्रोटेक्शन फ़राहम
करेंगे। और पहले तो ये होता था कि अगर खातून किसी के साथ कोई ऐसा मामला पेश आया है तो वो शायद अपनी किसी उम्मीद के साथ पुलिस की जानिब ही जाते थे कि शायद वहाँ से उनको जो है वो कोई इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर अब जो 2 वाक़यात पिछले एक साथ ही हमारे सामने आए हैं, उसके बाद शायद जो ख़वातीन हैं वो पहले ही अपने मामलात सामने लाने से डरती हैं, और अब शायद इसके बाद वो मज़ीद इस चीज़ से डरेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसाफ की तवक्को इस सिस्टम से तो नहीं की जा सकती। और मज़े की बात यह है कि जब वो 2 ख़वातीन जिनको कत्ल किया गया, उनको चोरी का इल्ज़ाम था जिन पर, और फिर ये कि उन ख़वातीन को जो पुलिस है उनकी जानिब से फ़ोर्स किया गया कि इनको रातों रात जो है लोग दफना दें, और फिर पुलिस उनको कितने अपनी सिक्योरिटी के अंदर लेकर गई और क्या सारी सूरत हाल थी, उसकी वीडियोज़ यकीनन आपके सामने भी थी। अब मैं बतौर खातून और बतौर पाकिस्तानी ज़ाहिर है ये सवाल ही कर सकती हूँ कि अगर हम इस सारी सूरत हाल में ना पुलिस के पास जा सकते हैं, ना हम किसी इदारे पर यकीन कर सकते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगी वो ख़वातीन जो ऐसी सूरत हाल का सामना कर रही हैं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम और जो रेड लाइन है हमारी CM साहिबा की, उसको कब उनके ही इदारे के लोग जो है वो सीरियस लेना शुरू करेंगे, और कब वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में कामयाब होंगे। जनाब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस की, जहां इलेक्शंस का तीसरा मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन कितनी नशिस्तें जीत रहा है, बल्कि सवाल अब ये है कि अगली हुकूमत किसकी बनती नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल की अगर सूरत हाल देखी जाए तो तस्वीर बहुत वाज़ेह है। बरतरी के साथ नून लीग जो है वो अपनी हुकूमत बना सकती है। दूसरे मरहले में जो है नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून के पास 24 नशिस्तें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। और इस वक्त सियासी दौर में नून लीग को वाज़ेह बढ़तरी जो है वो हासिल है, और वो हम देख सकते हैं। लेकिन अभी इंतखाबी अमल चूँकि मुकम्मल नहीं हुआ, और कुछ हलकों में आज जो है वो वोटिंग का अमल जारी है। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग होने जा रही है, जहां 4,60,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब पुंछ के 7 हलकों में पोलिंग सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुअख्खर कर दी गई है। इन हलकों में इंतखाबात के बाद जो है वो एक नए सिरे से ज़ाहिर है वहाँ पर इंतखाबात कराने की कोशिश की जाएगी। ये 7 नशिस्तें इसलिए भी अहम है क्योंकि हुकूमत साजी की हतमी तस्वीर जो है वो इनके नताइज आने के बाद ही लगाए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा बढ़तरी इस हुकूमत साजी की मजबूत पोजीशन में ले आई है, लेकिन बाकी नशिस्तों के नताइज जो है वो इनकी जो पोजीशन है उसको मज़ीद मजबूत भी कर सकती है। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनके लिए सूरत हाल मुश्किल नज़र आ रही है, और बाग हवेली और बाद में पूंछ के नताइज इसके लिए अपनी पोजीशन बेहतर बनाने का आखिरी मौका साबित हो सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल के दौरान इंतखाबी अमल का एक और अहम पहलू सिक्योरिटी भी है और रहा भी था, जहाँ 7 हलकों में पोलिंग ही मुहर करना पड़ी। वहीं बाग और हवेली में होने वाले वहीं पूंछ और दीगर इलाकों में होने वाले इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात हम देख रहे हैं कि बहुत सख्त किए गए हैं। और इस वक्त कश्मीर की जो सियासी तस्वीर है वो आपके सामने रख देते हैं। नून लीग आगे है, पीपल्स पार्टी पीछे है, लेकिन हुकूमत का हतमी नक्शा अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। और अगले मरहले के नताइज ये तय करेंगे कि नून लीग अपनी मौजूदा बढ़तरी को वाज़ेह अक्सरियत में तब्दील कर पाती है, या अपोजिशन जमातें आखिरी मरहले में इस फासले को कम करने में कामयाब हो पाती हैं। यानी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन अब आखिरी चंद नशिस्तों की तरफ बढ़ रहा है, और यही नशिस्तें फैसला करेंगी कि आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत कौन बनाएगा।